ठीक है, डाउ के पास पेपर 2009 के आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो लेक्चर मैंने यहाँ पर कवर करा दिए इससे पहले जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने जो है वो डाउ के नाम से मतलब 2010 से लेकर 2020 तक 2020 तक इसके मतलब करा दिए 2010 टू 2020। मैं टोटल ये 11 ईयर्स बनने 11 साल के पेपर में सॉल्व करा चुका हूँ। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इतना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जितना मैंने करा दिया। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं और पीछे आ रहा था 2009 में। ठीक है, तो 2009 के देखते हैं, चूँकि जितना बैक जाएंगे ना पेपर्स आसान होते जाते हैं, ईजी होते जाते हैं। चूँकि अब जाकर पेपर्स मुश्किल बनते हैं, पहले पेपर्स आसान ही बनते थे, ईजी बनते थे, तो आराम से हो जाता था। इसलिए पहले डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब बनना बहुत आसान था। टेस्ट ही इतना आसान आता था थोड़ा सी तैयारी करके, लेकिन अब टेस्ट ही मुश्किल बनाते हैं, तो अब एक मैटर अलग है। ये 2009 का जो पेपर है वो आप इजीली इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो केमिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट लेते हैं जैसे हर क्लास की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विथ मिथानॉल गिव्स व्हाट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन जब हम मिथानॉल से करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8। ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शन हम मिथानॉल से, वैसे मिथानॉल से तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मिथानॉल से रिएक्शन करता नहीं है ग्रिग्नार्ड एजेंट, बल्कि नहीं सॉरी करता है, सॉरी आई वाज सेइंग रॉन्ग। ग्रिग्नार्ड एजेंट करता है अल्कोहल से रिएक्शन। देखो RMgX है, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड अर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके रिएक्शन जब मिथानॉल से होता है, मतलब किसी भी अल्कोहल से होता है, लेट से ROH से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव जनरेट होता है H+ और ये पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव। R इस H से जुड़ता है, ये इससे जुड़ता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड RH बनता है प्लस Mg एक तरफ X और एक तरफ OR। इसका मतलब हमें अल्कोहल मिलता है, सॉरी इसका मतलब हमें RH कहते हैं अल्केन, अल्केन मिलता है। तो अब अल्केन कौन सा मिलेगा डिपेंड करेगा इस R पर, रेडिकल पर। अब रेडिकल में CH3 अगर लगा है, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये वाला जो OR है ना, ये तो इसके साथ निकल जाता है, मतलब मिथानॉल से इसमें डिफरेंस नहीं पड़ता हमें, तो यहाँ पर अल्केन हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो अल्केन कोई बनेगा, तो अल्केन यहाँ पर कौन सा हमारे पास है, C ऑप्शन है, इथेन। तो इथेन की फॉर्मेशन हो सकेगी, उसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कोई ऐसा रेडिकल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें मिथाइल मौजूद हो। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो अल्कोहल से रिएक्शन करने पर ही अल्केन देता है। सेम यही रिएक्शन वाटर से रिएक्शन करने पे भी अल्केन देता है, अमाइन से रिएक्शन करने भी अल्केन ही देता है, और अल्काइल हैलाइड से भी रिएक्शन करते हैं तो भी अल्केन ही देता है। ये सारे अल्केन्स आते हैं। शुरू के जो रिएक्शंस होते हैं, आखिरी के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें अल्कोहल सारे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जहन थोड़ा सा थोड़ा याद आ जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड X is oxidized in the presence of potassium dichromate and concentrated sulfuric acid to form a compound Y which on reaction gives a sweet smell। कह रहे कंपाउंड X है, ये ऑक्सीडाइज होकर एक कंपाउंड Y बना रहा है, on Y on reaction with gives a sweet pleasant smell। यस, ऑन रिएक्शन विथ यहाँ पर होना चाहिए अल्कोहल, शायद होना चाहिए ऑन रिएक्शन है, तो अल्कोहल गिव्स अ स्वीट प्लेजेंट स्मेल। स्वीट प्लेजेंट स्मेल तो आप जानते हैं ये एस्टर की होती है, लेकिन आपसे ये नहीं बनाना है कि एस्टर बनाना है, आप कह रहे हैं कि एक्स क्या होगा, तो ये एक्स हमारे पास ये स्वेल्ड एल्डिहाइड होगा। क्योंकि जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, व्हेनेवर यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में, तो आपको वाई मिलता है। अब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो फिर एस्टर फॉर्म होता है, जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और उसकी स्वीट स्मेल होती है, उसकी एक मीठी खुशबू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स कोई एल्डिहाइड होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारे पास, ये ऑप्शन हो गया। तो एक्स की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के जब हम अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे एस्टर और वाटर मिलता है। ये जो एस्टर होता है, दिस इज हैविंग अ फ्रूट स्वीटी स्मेल, मतलब फ्रूटी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, मीठी खुशबू, टेस्ट भी स्वीट होता है।
तो ये इसमें रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शंस मिला गए थे इसके अंदर। आपने पहले से सॉल्व तो नहीं किया हुआ है, ये तो मैंने अपलोड भी नहीं किया अभी तक, तो आज ही अपलोड करूँगा। ठीक, तो दैट्स गुड। ये आपने सारा लेक्चर मैंने देख लिया, मैं बड़े हैरत में था कि धड़ाधड़ ये लेक्चर देखे ही जा रही है, क्वेश्चंस भी कर रहे थे आप मुझसे साथ साथ, तो दैट विल बी गुड ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा स्टैमिना नहीं बना पाते, तो ये स्टैमिना बनाना बड़ी बात होती है कि आप मतलब लेक्चर्स देख रहे हो लगातार। तो मैंने हमेशा बताया था, आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, ठीक है। और जो मेहनत आप घर पे करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। द वर्क विच यू डू एट योर होम, क्लासरूम की एक चीज़ तो है, उसकी इंपॉर्टेंस है एक हद तक, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस होम स्टडी की है, होम प्रैक्टिस की है। घर पर जितना ज़्यादा आप स्टडी करें। बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्लास में आते हैं, घर बैठ के कुछ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि बस KU में हो जाएगा या किसी भी, तो ऐसा नहीं है। होम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, यह मैं सभी को बता रहा हूँ। थर्ड है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। टोटल प्रेशर हमेशा पार्शियल प्रेशर्स के समेशन के बराबर होता है। क्या वजह होती है? समेशन ऑफ मतलब वो टोटल पार्शियल प्रेशर्स होते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2, सॉरी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। तो क्या रीज़न है? कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस, कोलिजन विद द बटन ऑफ द कंटेनर, नॉन ऑफ द अबव। शायद आप सबको किसी को नहीं पता, बी ऑप्शन, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। जो तमाम इंडिविजुअल गैसेस होती हैं ना, वो सब अपनी अपनी अलग अलग जो है ना, वो कोलिजन्स करके अपनी अलग अलग प्रेशर लगा रहे होते हैं। उनका दूसरे गैस पर कोई अमल दखल नहीं होता, तभी क्या होता है, उन सबको प्लस कर देते हैं प्रेशर को, तो हमें टोटल प्रेशर आ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लें। नेक्स्ट है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ Al+2 इज ग्रेटर दैन बोरॉन, या एल्यूमिनियम ही सिर्फ कह दो, एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर बोरॉन से ज़्यादा होगा। क्यों? देखो, टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पीछे भी लेक्चर्स में मैंने बताया आपको ये बात। तो एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बोरॉन, एल्यूमिनियम नीचे पाया जा रहा है, तो ये इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, इसे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है एल्यूमिनियम, दैट्स वाई इसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। चूँकि मेटल्स वो होते हैं जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर पाए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स इन लैटिस इंक्रीजेस, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। यस, यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल रीज़न इसके जो मैंने बताया ना, बिकॉज दे कैन लेस इलेक्ट्रॉन ईजली, एल्यूमिनियम कैन लेस इलेक्ट्रॉन ईजली, दैट्स वाई एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर देन बोरॉन। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से नॉन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट है, उसकी डिकम्पोजिशन की जा रही है। इस रिएक्शन में Kp Kc के बीच क्या रिलेशनशिप आएगा? तो ये चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो रिलेशनशिप बिटवीन Kp या Kc ये चीज़ होती है, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो Kp इज़ ग्रेटर दैन Kc, बस ये याद रख दें। प्रोडक्ट ज़्यादा होगा अगर, तो Kp बड़ा होगा Kc से। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर पर 2 मोल है, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 2 मोल, और यहाँ 1 मोल। तो उसका मतलब ये हो गया कि Kp इज़ ग्रेटर देन Kc। बी ऑप्शन करेक्ट, सही है। तो सिंपल ये लॉजिक लगानी होती है Kp Kc वाले में, तो मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A, बहुत आसान, ईजीएस्ट क्वेश्चन। सारे बताओ इसमें से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कौन से? ग्रुप 2A से मुराद दैट इज अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2A कह रहे हैं ना, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब ये कौन सा हो गया? यस, ए हो जाएगा। वेरी इजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, हाँ ये सी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन गलत है। When the reaction is in equilibrium, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उस सूरत में क्या होता है? वे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दोनों इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड, सही है। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट शेल पे, ग्राउंड शेल पे जब होता है हाइड्रोजन फर्स्ट शेल पे, तो फर्स्ट शेल पे रेडियस तो हमें पता होता है कि फर्स्ट शेल का रेडियस हमारे पास है 0.529 एंगस्ट्रॉम और 5.29 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। दिस इज रेडियस ऑन द फर्स्ट शेल। और अगर एनर्जी पूछी जाए, एनर्जी कितनी है फर्स्ट शेल की, तो ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, निकालनी पड़ती है, इसको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय या एडजॉर्ब बाय, इनमें से हाइड्रोजन को कौन एडजॉर्ब नहीं कर सकता अपने अंदर? देखो, हाँ अरे समझ सुन तो लें क्या बता रहा हूँ। ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं ना, वो हाइड्रोजन को अपने अंदर एडजॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो अब इसमें से आप ऐसा ढूंढो जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसमें से? वो तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो कंपाउंड एलिमेंट है ही नहीं। दिस इज़ नॉट कोबाल्ट, दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो कंपाउंड है ना, ये तो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड टू नो। बॉन्ड एनर्जी से क्या पता लगता है? हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पता लगता है, बहुत सारी चीज़ें। क्या कह रहे हैं? नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। क्या पता लगता है बॉन्ड एनर्जी से? नेचर ऑफ कंपाउंड किस तरह से, लाइक मतलब व्हाट, हाउ? इसका आंसर होगा डी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पता लगती है कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इट इज़ आयनिक कंपाउंड, ये बॉन्ड एनर्जी अगर कम है इट इज़ कोवलेंट कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड हम पोलर नॉन पोलर को कहते हैं, वो हमें इससे नहीं पता लगता। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 6/6। ये 66 लिखा हुआ है, ये 6,6 होता है। नायलॉन पहले ही पता था यार तुमको, कैसी है याद करके आए हो क्या? नायलॉन 6/6 पॉलीमर है एडिपिक एसिड का और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन का। दोनों में 6 एटम्स होते हैं, दैट्स वाई एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन दोनों से मिलकर ये एक सिंथेटिक फाइबर ये बनता है। नेक्स्ट है द ट्राइएट कंटेन्स क्लोरीन 35.5 एंड आयोडीन गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। मतलब कह रहे हैं कि क्लोरीन है और आयोडीन है, आयोडीन का 207 होता है आई थिंक। तो कह रहे हैं बताओ इस ट्राइएड के अंदर, ट्राइएड आपको पता है डोबरिनर्स रूल ऑफ ट्राइएड, सेकेंडरी चैप्टर 1। तो वो कहता था कि अगर एलिमेंट्स को, सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। इसका 35.5 इसका 207 है, इसका क्या होगा? 35.5 प्लस 207/2, तो 81 आ जाएगा इसका भी ऑप्शन। ठीक है, ये कह रहा था डोबरिनर्स रूल ऑफ ट्राइएड। जोहान वुल्फगैंग डोबरिनर एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने इसको पेश किया था। तो आज मैंने अभी लेक्चर मतलब अपलोड करूँगा 10 बजे तक ना, सेकेंडरी चैप्टर 1, तो वहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन की भी है मैंने। अभी तक अपलोड नहीं किया, आज से सेकेंडरी स्टार्ट किया है मैंने अपलोड करना। 1 शॉट लेक्चर्स अपलोड किया ना। एक तो है इंटर का, वो तो बहुत टाइम खा जाएगा आपका, वो तो पूरा महीना में, 1 महीना एक चैप्टर में निकाल देगा। अब जो अभी जो अपलोड कर रहा हूँ वो 40 मिनट 45 मिनट में एक चैप्टर कर रहा हूँ,
वो देखो वो आराम से हो जाता है, हर बच्चा कर लेता है। और बच्चे इसी के शौकीन होते हैं, वन शॉट लेक्चर के। हर कोई मुझसे फरमाइश करता है, सर वन शॉट लेक्चर बनाइए सर 45 मिनट में पढ़ा दें, जैसे जादू की छड़ी है सर के पास। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं करा दूँ उसमें भी। मतलब आप देखोगे 45 मिनट में 6 घंटे वाले लेक्चर मैंने डाले हुए ईजी। तो हर बच्चा अपने लिहाज से, किसी को डिटेल में जाना है तो डिटेल में भी लेक्चर्स हैं, शॉर्ट देखना है किसी को आधे घंटा तो आधे घंटे के भी लेक्चर्स हैं। तो जो भी जैसा टाइम मिले उसके लिहाज से बंदा कर ले। अब किसी का इंटरेस्ट होता है केमिस्ट्री में, उसको मज़ा आता है तो वो फुल लेक्चर देखता है, कोई बस काम चलाने के लिए पढ़ता है केमिस्ट्री नंबर लाने के लिए तो वो शॉर्ट लेक्चर देख रहा होता है। हर बंदे के लिए अपना, मैंने सबके लिए काम किया भाई, जिसको मर्जी तो मेहनत की है उसके ऊपर तो चीज़ है। नेक्स्ट है वन ओन्स प्रेशर नहीं होगा ये, आई थिंक ये गलत चीज़ लिखी हुई है। दिस शुड बी 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी कंटेंस ही होना चाहिए। क्यूबिक मीटर है ये, यस। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर में देखो 10 डेसीमीटर होते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। नाउ 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी यस, क्यूबिंग बोथ साइड, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे को तो पता है 1 मोल गैस का एसटीपी पर ऑक्यूपाई करता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। नाउ हमें क्या करना है, हमें डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब पर जाना है। दिस इज़ अ बिग यूनिट एंड दिस इज़ अ स्मॉल यूनिट। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 22.41 को 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 0.0224 क्यूबिक मीटर। तो ये 22.41 नहीं लगा देना, ज़्यादातर बच्चे यही लगाएंगे, इसका कट जाएगा क्योंकि क्यूबिक मीटर पूछ रहा है। क्यूबिक मतलब डेसीमीटर क्यूब नहीं पूछ रहा आपसे, क्यूबिक डेसीमीटर नहीं पूछ रहा आपसे, तो बी नहीं लगना है इसका। यूनिट में ही फंसाते हैं भाई, पता होना चाहिए। और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सेकेंडरी पास बच्चे को ये आना चाहिए। दिस ही शुड डू। सेकेंड ईयर है, अच्छा उसके बाद 12 है। swollen tongue, eyes and mouth are caused by, ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 10 है। किस विटामिन की कमी की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं? विटामिन B6 की वजह से। विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनको कहा जाता है ना। विटामिन B1 का क्या दूसरा नाम क्या होता है पता है? थायामाइन। विटामिन B2 का दूसरा नाम पता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम पता है दूसरा? निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड, ये भी पूछ सकते हैं भाई दाव के टेस्ट में, ये मेडिकल से रिलेट करते हैं। निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं, एक ही बात है। विटामिन B9 का पता है दूसरा नाम? विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B9 का दूसरा नाम पता है? फॉलिक एसिड, दैट्स विटामिन B9। विटामिन B12 का दूसरा नाम पता है? कॉल्बामाइन। नाम याद रखा करें जो इनके अपने अलग अलग नेम्स हैं। और विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए, उसको दैट इज़ कॉल्ड रेटिनॉल। और विटामिन C इज़ कॉल्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे याद रखने, एक ना एक MCQ आएगा इससे। विटामिन D का नाम पता है? एंट्रैकेटिक। एंट्रैकेटिक। विटामिन K का नाम पता है? टोकोफिरॉल। एक ना एक नाम पूछते हैं हर टेस्ट में, कराची में कहीं पे भी टेस्ट हो एक ना एक नाम पूछेंगे तुमसे। विटामिन B का, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, केमिस्ट्री आई है तो विटामिन का नाम पूछते हैं, अक्सर बायो में ही पूछ लेते हैं। ये तो पता होना चाहिए हमें, ये बायो केमिस्ट्री है। तो ये इसके अदर नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, और इसके अलग अलग थायामाइन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनामाइड, नायासिन, फॉलिक एसिड, कॉल्बामाइन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीरेकेटिक, टोकोफिरॉल, ये सब नेम्स हैं हमारे। इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ा होगा आपने अक्सर इसको।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है एनोड मड इन ब्लिस्टरिंग ऑफ कॉपर इज व्हाट। एनोड मड पर याद है किसी को? एनोड मड ये आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी चैप्टर 4 में, सॉरी चैप्टर 5 में, जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है ना कॉपर की, तो एक तो ब्लिस्टर कॉपर होता है, तो ये ब्लिस्टर कॉपर होता है जो इम्प्योर होता है, ये एनोड पर लगाया जाता है। और दूसरी तरफ हम क्या लगाते हैं? प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो अब क्या होता है, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे जमना शुरू हो जाती हैं। ब्लिस्टर कॉपर की 99.9% प्योर होता है, 99.9% प्योर होता है ना ये ब्लिस्टर कॉपर, तो इसकी इम्प्योरिटीज़ नीचे जम जाती हैं। इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एनोड मड। याद आया किसी को? तो इम्प्योरिटीज़ होगा इसका आंसर, ये इम्प्योरिटी लेफ्ट। मसला तो 16th है रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस इन, दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6। अब बताओ रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन पढ़ा है, स्ट्रेट चैनल केन को ब्रांच चैनल केन में कन्वर्ट करना, स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन बी। और ऐसा क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट फ्यूल नॉकिंग। चूँकि जो स्ट्रेट चैनल केन होता है वो बहुत तेज़ी के साथ इंजन में जलते हैं, जिसकी वजह से वो इंजन को ख़राब करते हैं और हाई फ्यूल कंजम्पशन होती है, जल्दी फ्यूल खर्च हो जाता है। उसके लिए क्या होता है बच्चों के, वो उसको जो है वो फिर स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं ना, टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें पता है 3 चीज़ें निकलती हैं कोल की ना। सॉलिड में हमारे पास आता है कोक, लिक्विड में आता है कोल टार, और गैस में आता है हमारे पास कोल गैस। तो कोल टार नहीं होगा, कोल गैस नहीं, कोक लिखा हुआ है समझो। क्या बच गया फिर? ये हो गया, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक है इसके अंदर, कोक होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए बाकी 3 चीज़ें तो निकलती है ना, ये चीज़ आपको सॉलिड में आती है, ये सॉलिड में आता है, ये कोल टार आपका लिक्विड में आता है, और कोल गैस गैस में आता है। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपका सेकेंडरी का चैप्टर 6 ही है ना, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा कोल के अंदर। ये सब चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, ये जस्ट मैं रिपीट करा रहा होता तो ना आपके माइंड रिफ्रेश हो रहा है। पढ़ाने की चीज़ नहीं, ये तो पढ़ी हुई चीज़ थी। जब मैं बता देता हूँ तो आप बोलते हाँ सर ये पढ़ा हुआ था। तो उस वक्त क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है ना, इसलिए आपको जहन में नहीं आता आंसर। लेकिन जब मैं बता देता हूँ तो आप कहते हैं सर ये तो जानते थे हम, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। ठीक है, यही चीज़ होती है। तो प्रैक्टिस मैं ये बता रहा हूँ ना, घर पे ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप फ़ौरन से आंसर देंगे। पहला है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड या अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? क्या हो गया? बी कैसे हो गया? एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहा हूँ। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन याद है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, उससे अल्कीन बनता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम एक इसमें अल्काइल ऐड के करते हैं ना, एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम, इथाइल क्लोराइड ले लिया हमने एक, उसका रिएक्शन किससे कराया था? स्ट्रॉन्ग बेस से किसी कराते हैं? KOH से। और KOH कैसा होता है? अल्कोहलिक। तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है पोटेशियम के साथ, और ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और कोई एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है OH के साथ। तो यहाँ क्या बच जाता है? यहाँ ये चीज़ बच जाती है सिर्फ। याद आया रिएक्शन ये? तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना नहीं है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेंगे। सब्स्टिट्यूशन में तो वही कंपाउंड सैचुरेटेड ही रहता है, जैसे मीथेन की क्लोरीनेशन कर दी जाती है तो वो तो सैचुरेटेड रहता है, पाई बॉन्ड थोड़ी ना फॉर्म होता है उसके अंदर। इसी को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट, सुना था ये सब कुछ कभी? इससे पहले आया भी था पेपर में, E1 E2 मैकेनिज्म। फुल रट्टा लगा के चला जाता तुम लोग एकदम, तो फुल रट्टा जिसको बोले था, ऐसा तो नहीं कि लगा देते, कुछ तो समझ के जाते होगे ना पेपर में, तो
फुल रट्टा तो सेकेंडरी में कोई नहीं लगाता, लगता भी नहीं है सेकेंडरी में। जाहिर सी बात है, याद करने की चीज़ें नहीं थी वो सब। केमिस्ट्री आप कैसे याद करके चले जाए, ये सब आपने समझा ही होगा कुछ ना कुछ करके। वो अलग बात है, टाइम हो गया तो शायद भूल रहे हैं, जहन से निकल गया। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर शोज। क्वांटम नंबर 4 होता है ना भैया हमारे पास, 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक एन होता है, एल होता है, एम होता है, एस होता है। एन हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। एन क्या होता है हमारे पास है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस कौन सा होता है हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर। अब सब अलग अलग बातें बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप बताता है ऑर्बिटल का, एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सिंपल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन आपको सारे क्वांटम नंबर पता होने चाहिए। ये थोड़ी ना कि सर हमारा सा डाउन में क्या ये बनाएगा एजिमुथल, मुझे क्या पता क्या आएगा कुछ और। फिर मैग्नेटिक पूछ ले तो मुझे पूछो क्या कि सर आपने तो सर एजिमुथल पढ़ाया था कि सर मैग्नेटिक आ गया था। ये फालतू की बात किसी टीचर से नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर है, ये लक की बात है। जो भी आ जाए आपको सारे ही पता होने चाहिए ना। मकसद ये है कि शेप कौन बता रहे, ओरिएंटेशन कौन बता रहे, साइज़ कौन बता रहे, स्पिन कौन बता रहे, सब पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर का हो गया। क्वेश्चन 19 है, इन इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इथेन के केस में इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? इथेन में देखो, इथेन हमारा अल्केन है ना भाई। अब अल्केन है तो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? एक S 3p से हाइब्रिडाइज होगा। इट्स p ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइज्ड, इट्स s ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइज्ड, इट्स p and s ऑर्बिटल बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड। सी, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये भी हम बता सकते हैं कि एक S 3p से होगा असल में, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए आपको। उन्होंने तो आसान सवाल कर दिया। इन SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है? SN1 SN2। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? SN2 है ना, तो SN2 रिएक्शन में आपको पता दोनों पर डिपेंड करता है ना भाई, मतलब RX पर भी और साथ में निक्लोफाइल पर भी। तभी तो इसको 1 और 1 1 + 1 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो बोथ सबस्ट्रेट एंड निक्लोफाइल, वेरी याद है कुछ? ठीक है, या ये तो छूटते ही याद आना चाहिए। सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर 8 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। सबको बताओ सेक्शन सी में ये तो आएगा, SN1 SN2 को मैकेनिज्म एक आएगा। पूरे कराची रट के जा रहा है आखिरी दिन रिवाइज करके SN1 SN2, पेपर में जाने से पहले भी यही पढ़ के जा रहे हैं SN1 SN2, पता नहीं है। तो ये ऐसा टॉपिक्स है भाई, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज, और ये मुश्किल सवाल है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक्ड बाय डैश लिंकेज। तो क्या मारेंगे? यू नो इट, क्या चीज़? गलत बता रहे हो बेटा। बता रहा हूँ, बायो में पढ़ते हो वैसे तुम लोग, मेडिकल वालों को तो बताना चाहिए था। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक्ड बाय डैश लिंकेज। देखो बच्चों, ये आपको पता है कि सक्रोज जो हमारे पास होता है एक ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, दैट फर्स्ट वन इज ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो फिर सक्रोज बनता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड के मिलने से सक्रोज बनता है। ये एक ओलिगोसैकेराइड है। जैसे को हम चूँकि 2 शुगर मिल रहे हैं तो उसको डाइसैकेराइड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सक्रोज एक डाइसैकेराइड है। अब दोनों जुड़ते कैसे हैं आपस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज? एक लिंकेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, बायो में भी पढ़ते हैं। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए हमारे पास ना इसको देखना पड़ेगा कि कैसे, किस तरह से ये हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से
हम ग्लूकोज के एक स्ट्रक्चर तो होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो टॉप से बॉटम बनाते हैं, वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है, और एक ऐसा 6 मेंबर रिंग में बनाते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ये पायरोनोस स्ट्रक्चर है क्या फ्यूरानोस स्ट्रक्चर है? मेडिकल वाले बताएंगे। पायरोनोस स्ट्रक्चर, फ्यूरानोस 5 मेंबर रिंग होती है और पायरोनोस में 6 मेंबर रिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग को पायरोनोस कहा जाता है, 5 मेंबर रिंग को फ्यूरानोस कहा जाता है, फ्यूरान से बनता है वो, ठीक है। तो ये एक हमारे पास दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, ये आपका बना बनी आ गया, ये मैंने लेक्चर लगाया है इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। अब इसके स्ट्रक्चर पे भी नहीं जा रहा, वो एक आप काफ़ी टिपिकल चीज़ है, उसके लिए टेस्ट में कोई फ़ायदा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। बस इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ से है, ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच्ड है, और इसका OH ग्रुप यहाँ पर सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, वाटर पर कैलेमिनेट होते हैं, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे करके बॉन्ड बना के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेता है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर सेकंड, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से अटैचमेंट करता है और फ्रक्टोज के सेकंड से करता है, दैट्स वाई यहाँ पर 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तुमने 1-4 कहाँ से पढ़ ली? 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, चूँकि फर्स्ट कार्बन सेकंड से मिल जाए। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है डिटेल की, फिर भी किसी को शौक है पढ़ने का, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेल लेक्चर जो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर, उसको देख लें, तो उसमें डिटेल मैंने बताया कैसे बनता है स्ट्रक्चर। ये बस ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और इंटरेस्ट किसी को होता नहीं है केमिस्ट्री में, तो छोड़ो, बस ये देख लो, सही है। एक आध बच्चों का होता है, 100 में से 1 बच्चा मुझे मिलता है जिसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप हो रहा होता है, मतलब 99 बच्चे सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और ये एक बड़ी सैड कर देने वाली बात होती है, बीइंग अ टीचर मेरे लिए भी खास तौर पर, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छा फील नहीं होता, मतलब 99 बच्चे इसको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए, और एक बच्चा 100 में से होता है जिसका इंटरेस्ट होता है, जो मज़ा लेके पढ़ता है। मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में तो बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मिलते ही नहीं है बच्चे ऐसे कोई भी। आई डोंट नो वाई इट इज़, बट है ऐसा, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा वैसे। नेक्स्ट है कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। एक कंपाउंड अगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे क्या होगा? इसके ज़्यादातर बच्चे ए लगाएंगे और ये गलत हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर एलिमेंट लिखा होता ना तो ये एलोट्रोपी होती, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, अब वो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, बकी बॉल भी है, दीज आर एलोट्रोप्स। बट यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में कहा गया, यही चीज़ आप कंपाउंड्स में देख सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्साइड भी है, ये एरेगोनाइट भी है ना भाई, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं इसके। PbO लिथार्ज भी है रेड कलर का, और यही येलो कलर का मेसिकॉट भी होता है। अब एक ही कंपाउंड 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एलोट्रोपी का फिनोमिना अगर कंपाउंड्स में आ जाए तो फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये सेकेंड ईयर चैप्टर 2 में आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही यही थी कि इफ अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन स्टेट दैट इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें इसकी एग्जाम्पल लिखते थे कैल्शियम कार्बोनेट, याद आ रहा है कुछ? आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं याद है डिफरेंस? आएगा 100% आएगा, हल्की सी झलक आएगी कि ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है, बट सुना सुना काफ़ी नहीं है, पढ़ना पड़ता है। एक ऐसी अजीब सी बात है जो सुन हल्का सा सिर्फ झलक आ रही है, डिटेल पता होनी चाहिए, साइंस को स्टूडेंट आप। द हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, बहुत आसान, फर्स्ट ईयर चैप्टर 5, फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 थर्मोडायनामिक्स। कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद कौन सा प्रोसेस कह रही है आपको? आइसोकोरिक, हमने पढ़ा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, याद है कुछ? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अगर अच्छा वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन को फिर हम चेंज कर देते हैं P डेल्टा V में, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन।
और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो उसका मतलब कांस्टेंट, अब तो पता लग ही जाएगा। अब इस तरह बता के क्या फ़ायदा हो कि कांस्टेंट हीट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट किया जाए तो जो भी हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी हीट आप देंगे सिस्टम को, सिर्फ एनर्जी चेंज कर रहा होगा उसकी। तो बी ऑप्शन बहुत आसान है, MCQ सही, ठीक है। और अगर ये अगर यही, चलो मैं सवाल करता हूँ, अगर यही अगर आ जाता कांस्टेंट प्रेशर, फिर किसके बराबर होता? P0 थोड़ी ना होगा, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा थोड़ी ना है, डेल्टा पी थोड़ी ना जो 0 कर रहा हो आप इसको। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कुछ भी है, 100-200 फिक्स हुआ है, ये 0 थोड़ी ना हो रहा है। ओहो, अगर QP होगा तो वो डेल्टा H के बराबर होगा। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, इसमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है। तो खोलते हैं V2 माइनस V1 करके, याद है H2 प्लस PV2 माइनस H1 प्लस PV1, H2 माइनस H1 करते डेल्टा H बना देते हैं। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए था। नेक्स्ट है 25, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है? ये तो दोबारा आ गया। ओके, चलो बैठ जाओ, करीब से केमिस्ट्री पढ़ो आप, हार्ट अटैक नहीं हो जाए किडनी में। किडनी में हार्ट अटैक होता है वैसे? किडनी में हार्ट अटैक हो सकता है? मेडिकल के स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा, किडनी में हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हार्ट में ही होगा हार्ट अटैक, किडनी में किडनी अटैक होता है। चलो सही बात, आता है आप लोग को, बायो आते हैं आप लोगों के पास। 26 है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलिकुलरिटी। डी यस, मोलिकुलरिटी पे नहीं डिपेंड करती। 27 है, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? चूँकि वो हीट रिलीज कर रहे होते हैं तो अनस्टेबल होता है। यस, ए ऑप्शन, अनस्टेबल होता है, तभी तो हीट रिलीज करता है। 28 है, कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैथोड नहीं, कैथोड रेज, कैथोड रेज किस पर डिपेंड नहीं करते? ये क्या, नेदर ऑन H2SO4 नॉर H2SO4 कहाँ से आ गई? नेदर ऑन गैस नॉर द मटेरियल ऑफ द कैथोड, ऑल ऑफ द अबव। यस, ए ऑप्शन। हाँ, एनोड रेज जो होती है ना वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, बताया था उसको चैप्टर 3 में। 29 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज इज सिंपल, NH2 NP6, ठीक है, 6 + 2 करोगे 8 आ जाएगा। ये जर्नल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है। लास्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ डैश चार्ज। वेरी इजी, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तुम लोग को ये सवाल चाहिए बस, इसमें सही बताओगे। अरे ये सब सवाल कब आते हैं, इतना थोड़ी ना आ जाएगा सारा पूरा भर के, आपको मुश्किल भी आने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश पे आते हैं। अब आप कंसंट्रेट कीजिए। सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, एंटोनियम्स की अभी मैं लिस्ट आपको करवा देता हूँ थोड़ी देर में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। डेस्टिट्यूट, इसके सिनोनियम, डेस्टिट्यूट किससे कहते हैं? डेस्टिट्यूट के मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, जुदा हो जाना किसी से। यस, आइसोलेट, बी ऑप्शन। ऑर्थोडॉक्स, पुराने ज़माने की चीज़ों को, दकियानुसी चीज़ों को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। एंटोनिम देना है इसका, एंटोनिम देना है इस बार। अनकॉन्वेंशनल मतलब जो हट करो, राह से हट करो, कॉमन चीज़ों से हट करो, नई कोई चीज़, अनकॉन्वेंशनल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कहते हैं किफ़ायत शुमार शख्स को, किफ़ायत शुमार जो होता है ना, जो पैसा देखकर खर्च करता है। कंजूस कह सकते हैं, चलो इसका एंटोनिम देना है। कंजूस का एक्सपेंसिव नहीं होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट मीन्स फजूल खर्च इंसान,
ये कंजूस हुआ तो ये फजूल खर्च हो गई। एक्स्ट्रा वैगेंजा जो करे बताया तो था, पिछले आया भी था पीछे। क्या लिखा? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब रिस्ट्रिक्शन, यस इजी, बी ऑप्शन। एक्सपीडियंट सिनोनियम बता रहे हैं, तो एक्सपीडियंट का हमारे पास हो जाएगा सी, सुटेबल सिनोनियम। वोरेशियस, यस सिनोनियम, वोरेशियस ग्रीडी को कहते हैं, लालची को कहते हैं, डी ऑप्शन। हैम्पर, हैम्परिंग समवन, लाइक दिलासा देना। हैम्पर करना किसे कहते हैं? हैम्परिंग करना, किसी की मदद करना, तो ये तो उसका एंटोनिम बताना ना, उलट इसका। अनकवर होना चाहिए, डी ऑप्शन, दैट्स अनकवर। मोनोटोनस, मोनोटोनस सेम टून में, मतलब एक ही टोन पे इंसान अगर चलता जाए, इफ़ यू आर मतलब एक ही टोन पे बात करता रहे इंसान, तो दैट पर्सन इज मोनोटोनस। रिपीटेडली ऐसे की चीज़ बार बार बताते रहे, एक ही बार बार करता रहे। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव हो जाएगा इसका एंटोनियम। एक्सटेंसिव है? नहीं है इंटेंसिव का। इंटेंसिव के मतलब क्या होते हैं? इनसाइड समथिंग, यस रिग्रेसिव। प्रिसाइज, प्रिसाइज होना, ठीक ठीक होना किसी चीज़ का। एक्सैजरेट तो बढ़ जाना, नहीं। कंसाइज, प्रिसाइसली, जब हम प्रिसाइज प्रेसी वगैरह लिखते हैं तो प्रिसाइसली किसी चीज़ को लिख देते हैं मुख्तसर करके। अब कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज में देखो सी और डी तो नहीं होगा, ये तो हटा दो। अब ए या बी, ए हमारे पास है कंसाइज, बी हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव। क्या दोनों के सेम ही मतलब होते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव होता है जामे, मतलब उसमें फिर वो डिटेल आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। कंसाइज होना चाहिए ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये पास पेपर सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है।